पिछले क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर के बारे में पढ़ाई करी है। आइए देखते हैं कुछ और। देखिए, हमने पिछली बार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में देखा था। कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। देखिए, ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। प्लेट एरिया ए गिवन है, इनके बीच सेपरेशन डी है और इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है। उसके बाद हमने स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में पढ़ा हुआ है। देखिए, इसके दो प्लेट हैं, इसका रेडियस ए है, बाहर वाले का रेडियस बी है। इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज है। इस तरीके के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है। तो ये दो कैपेसिटर्स हमने पहले पढ़ रखे हैं, इसके डेरिवेशंस भी देख रखे हैं। एक हमारे पास होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, दिस इज स्फेरिकल, अनदर वन इज सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में देखिए, ये हमारे दो इसके रेडियस होते हैं, अंदर वाले का रेडियस ए, बाहर वाले का बी, और इस पूरे कैपेसिटर का लेंथ एल गिवन है। इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू होती है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन बी अपॉन ए। हालांकि इस कैपेसिटर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे और इसका डेरिवेशन भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ, इनके फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे पास कैपेसिटर्स थे। आगे बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर की। देखिए, ग्रुपिंग दो तरीके से करी जाती है। फर्स्ट इज सीरीज ग्रुपिंग एंड सेकंड इज पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है। सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, फर्स्ट इज सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, हमारे पास ये कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर्स हैं, इनको हमने एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसकी कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है। सीरीज के ग्रुपिंग में हर एक कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंट होगी, हर किसी को डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है। बट सब में चार्ज का अमाउंट सेम होगा। ये सीरीज ग्रुपिंग की खासियत है। ठीक है। देखिए, समझते हैं। इन सबको मिलाकर हमने एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनाया। यहाँ पर इस C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, इसके एक्सप्रेशन के बारे में समझेंगे हम। ठीक है। सीरीज ग्रुपिंग में सब पे चार्ज की वैल्यू सेम होती है, बट इनका पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट होता है। इन सबको मिलाया और सबको मिलाकर हमने एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर का फॉर्मेशन किया। अब देखते हैं, इस पर चार्ज का अमाउंट भी क्यू ही होगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं। ये V1, V2, V3, इन तीनों का सम इस V के इक्वल होगा या फिर इस V के इक्वल होगा। V1 की वैल्यू कितनी होगी, Q इज इक्वल्स टू CV होता है, तो V की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन C। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे Q अपॉन C1, बिकॉज यहाँ पर V1 के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू C1 है, Q अपॉन C2 एंड Q अपॉन C3। सिमिलरली यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर V के लिए हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आप 1 अपॉन C इक्विवेलेंट की वैल्यू लिख सकते हैं, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। ये हो जाती है नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू। ठीक है। तो सीरीज ग्रुपिंग में आपको क्या करना होता है, सबके पोटेंशियल डिफरेंट होते हैं बट चार्ज सेम होता है। नेक्स्ट वन इज पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है ना, हर किसी को सेम पोटेंशियल मिलता है,
हमने इसे बाहर एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसकी कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है, बट ईच ऑल हैव सेम पोटेंशियल, बट दे हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ चार्जेस। इन पे सब पे अलग अलग चार्ज फ्लो होता है, बट इनका पोटेंशियल सेम होता है। इन तीनों को मिलाकर हमने क्या किया, एक C इक्विवेलेंट फॉर्म किया। तीनों को मिलाकर हमने एक C इक्विवेलेंट फॉर्म किया। अब देखते हैं इस पर चार्ज का अमाउंट Q है। देखिए ये यहाँ से चार्ज जो इमर्ज आउट हो रहा है इस बैटरी से, इस चार्ज की वैल्यू Q1, Q2, Q3 के इक्वल होगी। ये चार्ज यहाँ से भी इमर्ज हो रहा है। अब देखिए Q के जगह पे अगर इस वाले सर्किट के लिए लिखते हैं तो लिखेंगे C इक्विवेलेंट इंटू V। Q1 के लिए हम इसे लिखेंगे C1 इंटू V। पोटेंशियल इसके लिए V है। C2 इंटू V, C3 इंटू V। अब V से V कैंसिल हो जाएगा और C इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी आ जाती है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये रहा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, दो तरीके से ग्रुपिंग होती है, इसको समझेंगे हम लोग, क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। देखिए A और P के बीच ये हमारे पास 4 माइक्रोफेराड है, ये 4 माइक्रोफेराड है, ये 4 माइक्रोफेराड है, जबकि ये बीच वाले 2 माइक्रोफेराड्स हैं। ठीक है, अब हमें A और B के बीच C इक्विवेलेंट पता करनी है। कैसे करें? देखिए A और P के बीच ये दोनों हो गए सीरीज में। सीरीज का जो C इक्विवेलेंट होता है आपको पता है 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ पर 1/4 प्लस 1/4। फाइनली C इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 माइक्रोफेराड आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं A और P के बीच इन दोनों का जो हम नेट C इक्विवेलेंट मेज़र करेंगे वो हो जाता है 2 माइक्रोफेराड। ठीक है, फिर आप देखिए A और P के बीच ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल के लिए आप C इक्विवेलेंट लिखते हैं C1 प्लस C2। तो 2 और 2 का इनका पैरेलल में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ये हो जाते हैं आपके 4 माइक्रोफेराड। ठीक है, अगेन अब A और Q के बीच, इन दोनों के बीच आप देख रहे हैं कि A, P, Q एक ही वायर है, ये सेम वायर है, ये दोनों अब सीरीज़ में आ गए। तो इन दोनों का अब हमने फाइंड आउट कर लिया C इक्विवेलेंट जो 2 माइक्रोफेराड होगा। फिर ये दोनों 2 माइक्रोफेराड ये दोनों पैरेलल में हो जाते हैं, और इन दोनों का हम C इक्विवेलेंट जब मेज़र करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 माइक्रोफेराड। ठीक है, फिर ये 4 और 4 दोनों मिलके हो जाते हैं 2 माइक्रोफेराड। 2 फिर 2 मिलके 4 माइक्रोफेराड, ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे। फिर ये 4 और 4 ये दोनों सीरीज़ में हो गए, क्योंकि हमें A और B के बीच मेज़र करनी थी। तो A से लेकर B तक ये दोनों सीरीज़ में हो गए, तो इन दोनों का नेट हो जाता है फिर से 2 माइक्रोफेराड, और 2 और 2 फाइनली ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं, और इनका C इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 + 2 दैट इज़ 4 माइक्रोफेराड। तो A और B के बीच हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट क्या होगी। ठीक है, आइए ऐसे ही क्वेश्चन एक आधे और कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए अगर हमें A और B के बीच C इक्विवेलेंट मेज़र करनी हो, ये गिवन है आपको 4 4 4 4 और ये 2। यहाँ से भी आप देखिए ये हम लास्ट से शुरू करेंगे, इसे हम लेट कर लेते हैं P Q। ये आप देख रहे हैं दोनों के दोनों 4 और 4 सीरीज़ में हैं,
सीरीज़ में इन दोनों का नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है 2 माइक्रोफैराड। अब देखिए पी और क्यू के बीच ये 2 और 2 पैरेलल में है, पैरेलल से इनका हो जाता है फाइनल सी इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफैराड। अगेन आप देखिए 4 माइक्रोफैराड और ये 4 माइक्रोफैराड, इन दोनों के बीच अगर देखते हैं तो ये दोनों एक ही वायर के अंदर हैं, इसलिए इन दोनों का हमने सी इक्विवेलेंट मेज़र कर लिया जो कि 2 माइक्रोफैराड है। 2 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड दोनों पैरेलल में आ गए, इन दोनों का सी इक्विवेलेंट मेज़र करेंगे और फाइनली ये 4 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों 4 माइक्रोफैराड सीरीज़ में हैं तो इनका सी इक्विवेलेंट आप आसानी से मेज़र कर सकते हैं 1/4 प्लस 1/4, ये भी आपका 2 माइक्रोफैराड आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप करेंगे। थोड़े टफ क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, 3 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर्स हैं, इनको हमने इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है। आपसे पूछा गया ए और बी, इनके बीच नेट रेजिस्टेंस पता करें, नेट कैपेसिटेंस पता करें। ठीक है, फाइंड द सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। इस केस में क्या करेंगे, देखिए P और Q इनके बीच जो कैपेसिटर हैं, जैसे 3 माइक्रोफैराड है, इसे बीच में रख देते हैं, एक तरफ A को रख देते हैं और दूसरी ओर B को रख देते हैं। इसमें आपको C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B पता करना था, A एंड B। देखिए A और P के बीच हमारे पास 3 माइक्रोफैराड है, A और P के बीच, लेकिन A और Q के बीच, ये Q स्मॉल है, इनके बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं है। देख लीजिए A और Q, देयर इज नो कैपेसिटेंस। ओके, फिर A और P और B के बीच देखते हैं, P और B के बीच भी कोई कैपेसिटर नहीं है, एक वायर है। फिर Q और B के बीच एक कैपेसिटर है। ठीक है, अब फाइनली देखते हैं A यहाँ पर B, A और Q ये दोनों एक ही पॉइंट होंगे क्योंकि वायर से कनेक्टेड है। अगर हम 2 पॉइंट को वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो उनके पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। पोटेंशियल सेम होने का मतलब होता है कि वो दोनों एक ही पॉइंट की तरह अज्यूम किए जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप P, A और Q, इन दोनों के बीच कोई कैपेसिटर नहीं है, इसलिए इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, हम उनको एक ही पॉइंट अज्यूम करके चलेंगे। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं P और Q, P और B, इन दोनों का एक ही पोटेंशियल होगा। ओके, देखिए A और P के बीच एक कैपेसिटर, P और Q के बीच एक कैपेसिटर एंड Q और B के बीच एक कैपेसिटर। यहाँ से आप देख रहे हैं इन दोनों पॉइंट के बीच ये तीनों कैपेसिटर्स जिसकी कैपेसिटेंस वैल्यू 3 माइक्रोफैराड है, ये तीनों के तीनों पैरेलल में आ गए, तो हम इनका सी इक्विवेलेंट लिख सकते हैं फाइनली 3 + 3 + 3 दैट इज 9 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये होता है थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़े चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3 माइक्रोफैराड, अगर ये कंडीशन है तब क्या होगा। इस केस में भी आपको P और Q को यहाँ लिखना होगा बीच में पहले, इस ओर A और दूसरी ओर B को लिखना होगा। ठीक है, यहाँ देखिए A और P के बीच, A और P के बीच 3 माइक्रोफैराड है, A और Q के बीच भी 3 माइक्रोफैराड है, P और Q के बीच भी 3 माइक्रोफैराड है एंड P एंड B के बीच 3 माइक्रोफैराड है, Q और B के बीच 3 माइक्रोफैराड है। ऐसे केस में
अगर इन दोनों का रेशियो सेम होगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, या फिर 3 और 6 हो यहाँ पर, या फिर 6 और 12 हो, इसका मतलब रेशियो अगर सेम होंगे इन दोनों के, तो हम बीच वाले को यहाँ से हटा देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 और 3 का रेशियो 1, यहाँ पर भी 1, इसलिए हम इस बीच वाले को यहाँ से रिमूव कर लेंगे। और फाइनली ये दोनों आ गए अब सीरीज़ में, और ये दोनों आ गए फिर सीरीज़ में, तो इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस हो जाता 1.5 माइक्रोफैराड। और नीचे वाले भी आपके ये दोनों भी 1.5 माइक्रोफैराड के हैं, बट अब इन दोनों को हमें पैरेलल में रखना होगा। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये हमारे पास C इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है, ऐसे मेज़र करते हैं। एक क्वेश्चन है, सपोज करते हैं हमारे पास A ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। और हमें A और B के बीच C इक्विवेलेंट पता करनी है। इन सब के कैपेसिटेंस वैल्यू 2 माइक्रोफैराड है। फाइंड द C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। A और B के बीच आपको C इक्विवेलेंट पता करना। तो इस केस में आपको देखना होगा कि रिपीटिशन कहाँ से शुरू हो रहा है। रिपीटिशन की शुरुआत कहाँ से हो रही है? देखिए, जैसे यहाँ 2 है, उसके बाद 2, फिर 2, फिर 2। आप रिपीट हो, जैसे कि फर्स्ट हमारे पास 2 मिला, उसके बाद ये 2 मिल रहा है, इट मीन्स यहाँ से रिपीटिशन हो रही है। तो जहाँ से रिपीटिशन होगी वहाँ से आपको कट करना होगा। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, इस पूरे पार्ट को यहाँ से कट करके, और ये हमारे पास 2 माइक्रोफैराड था ये वाला, इसके साथ हमने C अज्यूम कर लिया। इस पूरे पार्ट का कैपेसिटेंस C अज्यूम कर लिया। इनफाइनाइट वाले केस में आपको ये करना होता है, ये तरीका है। ये दोनों आ गए पैरेलल में, पैरेलल की वैल्यू होती है C+2 हो जाएगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हमारा 2 माइक्रोफैराड, इन दोनों का C+2। अब इन दोनों को हम सीरीज़ में रखेंगे। तो सीरीज़ में जब रखेंगे तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? 1/C इक्विवेलेंट 1/C प्लस 1 में C+2, सॉरी 1/2 और C+2। इन दोनों का हमने A और B के बीच C इक्विवेलेंट मेज़र कर लिया। ठीक है ना। लेकिन अब हम जो C इक्विवेलेंट यहाँ पे मेज़र कर रहे हैं, इसकी वैल्यू भी आपको C रखनी होगी। ये क्यों रखनी होगी? देखिए, अगर आपने इस पोजीशन से लेकर अप टू इन्फिनिटी C अज्यूम करा है, तो इसमें अगर 2 कैपेसिटर ऐड भी कर दिए जाएं तो उसकी इन्फिनिटी में कोई चेंज नहीं होगा। इन्फिनिटी में कुछ ऐड करेंगे तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। अगर आपने इसको C अज्यूम कर लिया है तो उसमें अगर 2 ऐड भी कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्फिनिटी में कुछ ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखिए C+4, ये है 2C+4, और यहाँ 1/C। अब देखो C² + 4C 2C+4, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे C² 2C - 4 = 0। इसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। C की वैल्यू हो जाएगी -2 ± क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। 4 × 1 × -4, 2 × 1 -2, 4 + 16 20। यहाँ से सॉल्व करेंगे 2√5। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि C इक्विवेलेंट की फाइनल वैल्यू आ जा रही है -1 ± √5। इसमें 2 वैल्यूज़ हैं, -1 + √5
और एक है -1 -√5 माइक्रोफेराड। ये दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू को हम हटा देते हैं क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव कैपेसिटेंस कभी हो नहीं सकता, ठीक है। और ये वाली वैल्यू हमारी आंसर होती है, ठीक है। तो जब भी इनफाइनाइट सीरीज़ की बात आएगी तो आपको उस केस में सबको रिपीटिशन के बाद सी अज्यूम करना होगा, ठीक है। तो ये है आपके ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटर को कैसे ग्रुप किया जाता है ये हमारा इंफॉर्मेशन है इसमें। आगे देखते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं? ये the substance which do not allow charge, flow of charge through them through it, but it allows them to exert electrostatic force to one another through it। देखिए, डाइलेक्ट्रिक्स वो सब्सटेंस होते हैं जो चार्ज फ्लो नहीं करने देते, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक है। बट ये पोलराइज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्हें रखने पर ये पोलराइज हो जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करने देते हैं ये, बट अगर इनमें चार्ज पार्टिकल हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है, बट पोलराइजेशन होने के बाद, ठीक है। देखिए, ये दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज पोलर, सेकंड इज नॉन पोलर। देखते हैं, अभी समझते हैं और भी अच्छे से डाइलेक्ट्रिक को। पहले हम बात करेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक। जैसे हमारे पास एक HCl है, H और Cl को देखते हैं। इन दोनों में बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड हुई है, इसने एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिए, बट ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है टुवर्ड्स क्लोरीन मोर अट्रैक्टेड होते हैं। इस पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है और यहाँ पर एक पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से हमारे पास ये जो कंपाउंड है, ये जो मॉलिक्यूल है वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है और ये डाइलेक्ट्रिक जो HCl है वो पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। इस केस में NH3 भी है, H2O भी है, ये सारे के सारे पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल्स हैं। ये खुद से होकर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करने देते हैं, ठीक है ना, बट इनमें जो मौजूद चार्ज होंगे वो एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं। इनको अगर आप फील्ड में रखते हैं तो ये पोलराइज हो जाते हैं। ओके, देखिए, पोलर डाइलेक्ट्रिक में आपको ये बात समझनी होगी किसे कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो इनका जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट कहने का मतलब प्रोटॉन और नेगेटिव पार्ट कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स के सेंटर ऑफ मास और प्रोटॉन के सेंटर ऑफ मास एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करते हैं, इसलिए ये पोलर होते हैं। नॉन पोलर कैसे होते हैं? देखिए, नॉन पोलर के बारे में समझते हैं। जैसे कि हमारे पास H2 है, Cl2 है, ठीक है। यहाँ पर H और H के बीच बॉन्डिंग हुई है, यहाँ पर कोई फोल्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है।
ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहने वाले हैं। अगर इन्होंने शेयर कर रखा है तो यहाँ पर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, दोनों सिमिलर हैं, इसलिए ये दोनों के दोनों इस इलेक्ट्रॉन को इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स से खींचेंगे अपनी ओर, और यहाँ पे कोई पोल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और ये कहलाते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है ना। ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास। और इस केस में क्या होता है ना, जो पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास है और जो नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास, ये दोनों कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे से। ठीक है। तो ये दो तरीके के हमारे पास डाइलेक्ट्रिक होते हैं। देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करते हैं, क्या होता है जब हम इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो देखते हैं क्या होता है इनके साथ। सपोज हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, और हमने इसे फील्ड में रख दिया। पहले इसके मॉलिक्यूल ऐसे नहीं थे, पहले ये रैंडमली कहीं पे भी थे, इस तरीके से अरेंज होंगे। ठीक है। तो इनिशियली इसके मॉलिक्यूल रैंडमली इस तरीके से थे, बट हमने क्या किया, इन्हें फील्ड में रख दिया, प्लस और माइनस के बीच रख दिया। इसके मॉलिक्यूल्स अलाइन हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, जिसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे अरेंज हो जा रहे हैं। अब होता क्या है, आप इतने पोर्शन को देखते हैं, इतने पोर्शन में आप देखिए प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। तो इस पोर्शन में जितने भी चार्ज हैं वो सारे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रीज़न नेगेटिव हो गया और इधर वाला रीज़न भी नेगेटिव हो गया। कहने का मतलब ये है कि इस रीजन में आप देख रहे हैं प्लस चार्ज अपेयर हो रहा है, इस रीजन में नेगेटिव चार्ज अपेयर। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसकी वजह से पोलराइजेशन हुआ, और पोलराइजेशन होने की वजह से इस पर चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। अब ये इंड्यूस्ड चार्ज क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड आपने ईपी अज्यूम कर लिया। बट जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है, जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस प्लेट की वजह से वो ई नॉट, और यहाँ पे इंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर अगर हम ई नेट मेज़र करेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी ई नॉट माइनस ई पी। ठीक है, इसे आप अज्यूम कर लें ई, इसमें से इस ई पी को माइनस कर देंगे, ई नॉट माइनस ई पी, तो हमारे पास ई नेट की वैल्यू मिल जाएगी जो ई के इक्वल है। देखिए, अगर ये मेटल होता, इन केस अगर ये डाइलेक्ट्रिक ना होके मेटल होता, तो उस केस में जो इंडक्शन का प्रोसेस होता है, जैसे आपने यहाँ पर फील्ड प्रोवाइड कर दिया, इस ओर नेगेटिव है, यहाँ पर भी पोलराइजेशन होता है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था इफ इट इज़ अ मेटल। ठीक है, तो मेटल के केस में क्या होता है, जो पोलराइजेशन की फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड इस ई नॉट के इक्वल आ जाता है। अब ऐसा होने से क्या होता है, ई नेट की वैल्यू हो जाती है कितनी, ई नॉट माइनस ई पी, और ये दोनों इक्वल होते हैं, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो होता है। बट यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक है, और डाइलेक्ट्रिक केस में ई पी की वैल्यू ई नॉट के इक्वल नहीं होती, थोड़ी कम होती है। तो हमारे पास ई नेट की वैल्यू
ई नॉट माइनस ई पी करके मेज़र हो जाती है, ठीक है ना। अगर ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, दोनों ही केसेस में अरेंजमेंट होने वाला। अगर हमारे पास ये ऐसे करके नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनके सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहे हैं, इनको भी अगर आपने फील्ड में रखा तब भी इनमें पोलराइजेशन हो जाता है। देखिए होता क्या है, ये पोलराइज्ड हो जाते हैं, प्लस की ओर इसका नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस हो जाता है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। पोलराइजेशन का केस इसमें भी होता है, ठीक है ना, बट डिफरेंट तरीके से इसका देख रहे हैं आप। यहाँ पे ऑलरेडी पोलराइज्ड था और ये जैसे फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर एक छोटी सी क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। तो ये दोनों क्वांटिटी सेम है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह लेते हैं या फिर इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी कह लेते हैं। ये दोनों सेम ही है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, ई नॉट अपॉन में ई। ई नॉट क्या है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई पी क्या है, सॉरी ई क्या है, ई नॉट माइनस ई पी। इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो पोलराइजेशन इंटेंसिटी होती है, कुछ ससेप्टिबिलिटी होती है, बहुत सारे टर्म्स हैं, लेकिन वो आप देख लेंगे, कोई ख़ास नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए डाइलेक्ट्रिक को अगर हम किसी कैपेसिटर के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑन इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक। देखिए डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया, जैसे हमारे पास अभी क्या है, ये कैपेसिटर है जिसमें हमने कुछ फिल नहीं करा अभी। आपको पता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, या फिर सिग्मा की जगह पे क्यू अपॉन ए लिख देते हैं, एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, जो आप इसे ई नॉट अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमने इसमें, और हाँ, इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाती है ए एप्सिलॉन नोट अपॉन टी, ये इनिशियल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस है। इन केस अगर हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक को पूरी तरह से इसके अंदर फिल कर दिया, इसके पूरे वॉल्यूम में हमने डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है। तो अब जो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को देखेंगे वो हो जाएगी ए एप्सिलॉन अपॉन डी, बिकॉज इनके बीच मीडियम क्या था, वैक्यूम था पहले, तो सॉरी ये नहीं है, ये है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होती है अगर ये वैक्यूम हुआ तो, ठीक है। और अगर हमने कुछ प्लेस कर दिया इसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर ये मीडियम चेंज हो जाने की वजह से अब परमिटिविटी की वैल्यू यहाँ पर कुछ और होगी, उस मीडियम की परमिटिविटी होगी। और आपको पता है ई अपॉन में ई नॉट इज इक्वल टू के, तो यहाँ से आप लिखेंगे के एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 1 अपॉन के को बाहर ले लेते हैं और ये हो जाता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये पूरी वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ई नॉट के इक्वल होती है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ई नॉट अपॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के टाइम्स डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे कैपेसिटेंस की वैल्यू में क्या चेंज होगा। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी पहले थी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, अब ये हो जाती है ए एप्सिलॉन अपॉन टी, और एप्सिलॉन की जगह पे आप लिख सकते हैं के एप्सिलॉन नॉट, के को बाहर लेते हैं
और ये वैल्यू हो जाती है सी नॉट, ये पूरी वैल्यू। तो अब देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस की वैल्यू के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, के यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, लेकिन हम डाइलेक्ट्रिक को इसके पूरे वॉल्यूम में इंसर्ट कर रहे हैं, ना कि छोटे से डिस्टेंस में हम उसे इंसर्ट कर रहे हैं। आइए अगर हम टी थिकनेस के स्लैब को किसी कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करें तो क्या फ़र्क पड़ता है। हम इसके पूरे वॉल्यूम में इंसर्ट नहीं करेंगे, अब हम इसमें ऑन इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब, देखिए हमारे पास ये एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू सी नॉट है। इनिशियली ये सी नॉट है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के इक्वल होती है। ठीक है, सपोज हमने इसके बीच में एक टी थिकनेस का ये टी थिकनेस का स्लैब इसमें इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। इसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं। ये प्लेट एरिया है, ये प्लेट एरिया 2 है, ठीक है ना, जो कि आपको यहाँ दिखाया गया है। हमने इसमें क्या किया, टी थिकनेस का, यहाँ पर इनके बीच सेपरेशन डी है प्लेट के बीच, बट हमने टी थिकनेस का एक स्लैब इंसर्ट कर दिया इस तरीके से। देखिए होता क्या है, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है इंडक्शन के थ्रू, और अगर ये नेगेटिव प्लेट है इधर पॉजिटिव हो जाता है। आप जानते हैं पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर होती है, और यहाँ पर ई नॉट जो कि एम्प्टी स्पेसेस हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट होगी। ठीक है, देखिए हम अगर फ्रॉम डी वी अपॉन में डी आर इज इक्वल टू माइनस ई, इस वाले फॉर्मूले से देखें तो v इज इक्वल्स टू ई डी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी का प्रोडक्ट इनके बीच के पोटेंशियल के इक्वल होगा। देखिए यहाँ पर 2 पोटेंशियल मान लीजिए, एक खाली स्पेस के लिए और एक इस स्लैब के लिए। तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ई नॉट इस रीजन में है और इस रीजन का जो डिस्टेंस है वो डी में से टी को माइनस करके आप इतने रीजन को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट है। बाकी ये जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक वाला रीजन है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होगी, ई लेट करते हैं यहाँ पर, और इसकी थिकनेस टी है। आपको पता है ई की वैल्यू हो जाती है ई नॉट अपॉन के, जैसा कि अभी हमने ये पढ़ रखा है। ठीक है, इंटू टी, ई नॉट डी माइनस टी, ये वी की वैल्यू होगी। देखिए अगर हम v को देखें, ई नॉट कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से ये d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये वैल्यू आ जाती है, और ई नॉट की वैल्यू q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होती है, d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, यहाँ से हमने ई नॉट की वैल्यू कॉमन ले ली। वी नो दैट q इक्वल्स टू c, तो यहाँ c की वैल्यू q अपॉन v लिख सकते हैं। q तो ठीक है, लेकिन v की वैल्यू हमने इतनी रख दी। q से q कैंसिल हुआ, a एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाता है, इसमें से आप d कॉमन ले लेते हैं, तो फाइनली a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d की वैल्यू c नॉट हो जाती है, और 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस
टी अपॉन डी के। ये हमारे पास कैपेसिटेंस की नई वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अगर हमने उसके पूरे वॉल्यूम में ना इंसर्ट करके टी थिकनेस वाले किसी कैपेसिटर को इंसर्ट करा है तो आप कैपेसिटेंस की वैल्यू इतनी मेज़र करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये रहा स्लैब के लिए। अगर स्लैब के बदले यहाँ पर कुछ और हो, जैसे कंडक्टिंग मटेरियल हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है ये देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल जिसका थिकनेस T है, हमने इंसर्ट करा दिया। ये हमारे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच का सेपरेशन D है और इस कंडक्टिंग मटेरियल का थिकनेस T गिवन है। यहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड में होता है, मेटल के अंदर होता है, वो 0 होता है, बट इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E0 ही होगी। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला देखिए, C0 की वैल्यू आपको पता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होगी, जो इनिशियल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस है जब हमने इसमें कुछ फिल ना कर रखा हो, तो वो C0 है जो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के इक्वल है। नाउ जैसे कि हमने पढ़ रखा है V इज इक्वल्स टू ई डी, तो देखिए अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वाले रीजन में जो कि एम्प्टी स्पेस है, तो E0 और वो कितने डिस्टेंस में है, तो D में से T को हटा देते हैं। अब देखिए Q की जगह पे A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। ओके, हम जानते हैं, वी नो दैट Q इक्वल्स टू सी वी एंड C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q तो ठीक है, V की जगह पे हम क्या रखते हैं, ये रखते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। Q से Q कैंसिल हुआ, A एप्सिलॉन नॉट नीचे से D कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस T अपॉन D, और ये पूरी वैल्यू आपकी C0 हो जाती है 1 माइनस T अपॉन D। तो देखिए जो कैपेसिटेंस की यहाँ वैल्यू आ रही है C0, C, वो C0 अपॉन 1 माइनस T अपॉन D है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले C0 पे, C0 के नीचे 1 है, कुछ नहीं है, C0 के नीचे 1 है, लेकिन इस केस में C0 के नीचे 1 माइनस T अपॉन D है, कुछ कम क्वांटिटी, 1 से लिटिल बिट लेस क्वांटिटी है, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी। न्यूमरेटर में कुछ कम क्वांटिटी होगी तो ये कैपेसिटेंस बढ़ेगी। कहने का मतलब या तो आप उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस कर दें, यानी कि स्लैब प्लेस कर दें, या फिर कोई कंडक्टिंग मटेरियल प्लेस कर दें, कोई मेटल प्लेस कर दें, दोनों ही केसेस में कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है ना, अगर टी थिकनेस यहाँ पर इंक्रीज़ कराते हैं, इस टी थिकनेस को इंक्रीज़ कराते हैं, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू घटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका कैपेसिटर। एक आधे क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर, इसमें हमने एक स्लैब इंसर्ट कर दिया। शुरुआत में इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू C0 जो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होती है, वो गिवन है 12 माइक्रोफेराड। ये शुरुआत की कैपेसिटेंस वैल्यू। हमने इसके वॉल्यूम में एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिया। सपोज करते हैं इनके प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है, बट हमने D/3 डिस्टेंस पे K इज इक्वल टू 4 को इसके अंदर प्लेस कर दिया। बाकी जो रीजन है 2D/3 वो एम्प्टी है। अब पूछा गया आपसे कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। देखिए, इसके करने के दो मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों को समझते हैं। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आपको क्या लिखना है, ED। यहाँ पर इस रीजन में अलग V होगा, इस रीजन में अलग V होगा, V1 प्लस V2। V की वैल्यू ED होती है,
इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अपॉन के होता है। जो इनिशियल सी नॉट ई नॉट की वैल्यू होती है वो होती है कितनी, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हम उसमें डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ ही रखा है। ओके, और इसका सेपरेशन दिया हुआ है d/3। अब V2 की बात करें, मतलब इस रीजन की बात करें, तो वहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट होगी 2d/3। ई नॉट को कॉमन लेते हैं, d अपॉन में 3k 2d अपॉन में 3 q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, और ये d प्लस 2d। पोटेंशियल की वैल्यू ये है। ठीक है, अगेन Q इक्वल्स टू सी वी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। वी की जगह पे हमने रखना होगा ये पूरा का पूरा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप एलसीएम ले लेते हैं 3k, ये d हो जाता है और ये हो जाता है 2dk। Q से Q कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, d कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा 1 प्लस 2k अपॉन 3k। ये वाली वैल्यू आ जाती है सी नॉट। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3k अपॉन 1 प्लस 2k। तो अब कैपेसिटेंस में आप सी नॉट की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें 12 माइक्रोफेराड, और k की जगह पे आप पुट कर दें 4। फाइनल आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन होंगे। दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ इसका, ऑल्टरनेट मेथड। एक ये मेथड हो गया, ये सीख गए आप। देखिए नाउ सी नॉट की वैल्यू 12 माइक्रोफेराड है। इस रीजन के बारे में समझते हैं। इसमें आप लिखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन d/3। यहाँ पर d/3 है इनटू के, ये सी डैश मान लेते हैं। इतने रीजन का कैपेसिटेंस ये होगा, क्योंकि इसमें एरिया की वैल्यू अभी पूरी है लेकिन सेपरेशन d/3 है। के से मल्टीप्लाई करना होता है जब भी किसी कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर देते हैं तो वो के से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब बाकी इस रीजन की बात करते हैं। यहाँ पर रीजन कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट 2d/3, बट इसमें किसी के से मल्टीप्लिकेशन नहीं हो, कुछ फिल्ड नहीं है इसके अंदर, तो ये है 3 ए एप्सिलॉन अपॉन 2d। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये दोनों के दोनों कैपेसिटर्स सीरीज में, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों सी डैश और सी डबल डैश दोनों के दोनों सीरीज में। तो यहाँ से आप सी इक्विवेलेंट को मेज़र कर सकते हैं, 1 अपॉन में सी डैश, 1 अपॉन में सी डबल डैश। सी डैश की जो वैल्यू है वो है 3k अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। 3k अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये देखिए 3k इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। फिर सी डबल डैश की वैल्यू है 3a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी 2d। ऐसा ऊपर चला जाए d अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट 3k 2d 3a एप्सिलॉन नॉट 3a एप्सिलॉन नॉट k, तो d हो जाता है और ये हमारे पास 3k एप्सिलॉन नॉट है 2dk 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट। तो फाइनली यहाँ पर भी आप सी इक्विवेलेंट की वैल्यू जब निकालेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट k 3 अपॉन d 1 प्लस 2k। फाइनली इसकी वैल्यू सी नॉट रखेंगे तो 3 सी नॉट k अपॉन 1 प्लस 2k।
ये हमारी वैल्यू आ जाती है, जो पहले वाले केस में भी सेम आंसर आया था इसका। ठीक है, तो ये दो मेथड्स होते हैं जिसमें आप आसानी से मेज़र कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। If we have a capacitor having capacitance C0 12 microfarad, now we have inserted dielectrics in it, K1 equals to 2 and K2 is equal to 4. इसके आधे एरिया में, इसके पूरे वॉल्यूम में दो अलग अलग तरीके के कैपेसिटर फिल्ड हैं। हाफ एरिया ऊपर वाले एरिया में हमने K1 इक्वल टू 2 को प्लेस कर दिया और नीचे वाले एरिया में 4 को। ठीक है, शुरुआत की कैपेसिटेंस वैल्यू जो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D है वो आपकी 12 माइक्रोफैराड है। अब हमें पूछा गया है कि नाउ अब कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू होगी, देखते हैं। देखिए इस रीज़न की बात करें हम तो यहाँ पर एरिया हाफ हो रहा है लेकिन डिस्टेंस तो सेम है। डिस्टेंस तो वही है जो इनिशियल वाले का डिस्टेंस है, बट एरिया हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ऊपर वाले कैपेसिटर के लिए हाफ देख रहे हैं। तो A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K1, ये इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू हो जाती है। इट मीन्स 2K K अपॉन जो K1 की वैल्यू है वो 2 है, 2 अपॉन 2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की वैल्यू यहाँ से 12 रख देते हैं। तो आप देख रहे हैं इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू भी 12 माइक्रोफैराड है ऊपर वाले की। नीचे वाले की कैपेसिटेंस वैल्यू अगर हम देखें, इसे C डबल डैश मान लेते हैं इस रीजन को, तो यहाँ पर भी आपका एरिया हाफ हो रहा है, डिस्टेंस D, और K की वैल्यू K2 है, तो K2 अपॉन में 2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये K2 की जो वैल्यू है वो 4 है, 4 अपॉन 2, और A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की वैल्यू 12 है, 24 माइक्रोफैराड। ठीक है, आप देख रहे हैं ऊपर वाले पार्ट का जो कैपेसिटेंस है वो 12 माइक्रोफैराड है और नीचे वाले का 24, और ये दोनों के दोनों सीरीज में नहीं है, अब ये पैरेलल में है। कैसे? ऊपर और ये नीचे, इन दोनों का जो पॉजिटिव पार्ट है एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड है और जो दूसरा वाला पार्ट है वो भी एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए ये C डैश और C डबल डैश सीरीज़ में नहीं होकर पैरेलल में होंगे। यहाँ पर C नेट की वैल्यू आ जाएगी C1 प्लस C2 और ये हो जाएगी 12 प्लस 24 36 माइक्रोफैराड। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। सपोज हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, C1 ये भी हमारे पास 2 माइक्रोफैराड का है, C2 भी हमारे पास 2 माइक्रोफैराड का है। हमने पहले इनको चार्ज करा 6 वोल्ट की बैटरी के थ्रू। पहले हमने इनको चार्ज करा 6 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, इनके कैपेसिटेंस वैल्यू C1 और C2, ये फर्स्ट अज्यूम कर लेते हैं, ये सेकंड। नाउ अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में इसे ऑफ करते हैं। ऑफ करने के बाद हम इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और इसकी के वैल्यू भी 2 है, दोनों में फिल करते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों कैपेसिटर में फिल करते हैं, बट यहाँ पर स्विच को ऑफ करके फिल करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द वैल्यू फॉर पोटेंशियल एंड चार्ज फॉर ईच कैपेसिटर। दोनों कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल और चार्ज की वैल्यू को हम मेज़र करेंगे। दोनों ही कैपेसिटर में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। देखिए आपको पता है फॉर फर्स्ट कैपेसिटर आपको पता है कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी। जो पहला वाला कैपेसिटर है उसमें भी कैपेसिटेंस की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी KC0, इट मीन्स
2 इंटू टू, सी नॉट क्या है, शुरुआत का कैपेसिटेंस जो कि 2 माइक्रोफेराड है। अब उसे 2 से मल्टीप्लाई करके ये 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाती है। अगेन स्टिल ये बैटरी से कनेक्टेड है, अभी भी ये कनेक्टेड है, हमने स्विच को ऑफ करके ही फिल करा है। तो फिल करते ही कैपेसिटेंस की वैल्यू तो कई टाइम्स बढ़ गई, बट स्टिल अभी बैटरी इसके साथ कनेक्टेड है। तो पोटेंशियल की जो वैल्यू है यहाँ पर, जो पोटेंशियल की वैल्यू 6 वोल्ट ही होगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले कैपेसिटर में पोटेंशियल की वैल्यू 6 वोल्ट ही होगी। बट देखिए Q इज इक्वल टू सी वी, C की वैल्यू 4 माइक्रोफेराड है और V की वैल्यू 6 है, तो 24 माइक्रोफेराड इसमें चार्ज की वैल्यू आ जाती है। मतलब इसमें चार्ज की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। कैसे? शुरुआत में अगर इसमें चार्ज की वैल्यू देखी जाए, जब हमने इसमें फिल ना कर रखा हो, तो सी आपको शुरुआत में 2 गिवन था और पोटेंशियल 6, 12 माइक्रोफेराड। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 24 माइक्रोफेराड। तो बैटरी अगर कनेक्टेड रहे उससे पोटेंशियल सेम रहता है, बट कैपेसिटेंस की वैल्यू के बढ़ने से इसमें चार्ज की वैल्यू बढ़ जा रही है। ठीक है, ये फर्स्ट कैपेसिटर के लिए आपने देखा। अगर हम सेकंड कैपेसिटर की बात करें, फॉर सेकंड कैपेसिटर, देखिए सेकंड कैपेसिटर के केस में क्या है ना कि इस स्विच को हमने ऑफ कर दिया, बैटरी से ये डिस्कनेक्टेड है, लेकिन कैपेसिटेंस स्टिल के टाइम्स इंक्रीज होता है ना, तो ये भी आपका 2 इंटू टू दैट इज 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस होता है। इस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, बट V यहाँ पर चेंज होगा बिकॉज Q सेम रहने वाला है। यहाँ पे आइसोलेटेड हो चुका है, ये स्विच को हमने ऑफ कर दिया, ये पूरा सिस्टम आइसोलेट। और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में हमें पता है चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर V को हम जानते हैं Q अपॉन में C। शुरुआत में चार्ज की वैल्यू अगर हम देखें तो शुरुआत में चार्ज की वैल्यू CV करके हम निकालते हैं। C की वैल्यू आपको पता है 2 और V की वैल्यू 6, इट मीन्स 12 माइक्रो कूलम। इतने अमाउंट का चार्ज शुरुआत में है, 12 माइक्रो कूलम। और C की वैल्यू अब कितनी है, अब 4 हो गई, 4 माइक्रोफेराड। तो यहाँ से आप कैंसिल करके 3 वोल्ट लिख सकते हैं। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम के केस में आप देख रहे हैं पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो गई बट चार्ज सेम रहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सपोज हमारे पास ये कैपेसिटर है, ठीक है। हमने क्या किया, इनिशियली स्विच को यहाँ ऑफ कर रखा है और इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। V वोल्ट की बैटरी है ऐसे। इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू है C। ठीक है, हमारे पास ये कैपेसिटर है। हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं, इस पे क्या होगा, चार्ज स्टोर होना शुरू होगा। ये बैटरी क्या करता है, क्या करती है, अब चार्ज को स्टोर कराना शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके इस पे चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। सपोज करते हैं इस पर अभी फ़िलहाल Q चार्ज है और इस बैटरी ने DQ चार्ज फ़िलहाल इस पे एक्यूमुलेट करवाना शुरू कर रखा है। DQ चार्ज इस पे आ रहा है इस बैटरी के थ्रू, और पोटेंशियल की वैल्यू भी यहाँ पर V होगी क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है। आपको पता है, हमने पढ़ रखा है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q इंटू पोटेंशियल, और ये हमारे पास वर्क डन के इक्वल भी होता था, Q इंटू पोटेंशियल। ठीक है, तो वर्क डन जब भी आपको मेज़र करना होता था तो आप लिखते थे चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके मेज़र कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है, V है, बट चार्ज वेरिएबल है। तो अगर इस केस में अगर आपको वर्क डन लिखना होगा बाय दिस बैटरी, ठीक है ना, वर्क डन
by the battery to transfer dq charge for an instant। किसी टाइम के लिए अगर हम देखते हैं dq चार्ज यहाँ पर स्टोर हुआ, तो यहाँ पर अगर आप वर्क डन लिखेंगे तो लिखेंगे dq इंटू वी, क्योंकि यहाँ पर v कांस्टेंट है, चार्ज वेरिएबल है, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। देखिए, अगर हम इस वर्क को टोटल वर्क डन निकालते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं v इंटू डी क्यू, और आपको पता है v इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी होता है, क्योंकि q इज इक्वल टू सी वी होता है। तो हम इस v की जगह पे अभी फ़िलहाल रख देंगे q अपॉन सी, ठीक है, और इस q की जगह पे हम स्मॉल q रखते हैं, क्योंकि उस समय इस पे चार्ज ये है। अब देखते हैं, 1 अपॉन सी कॉन्स्टेंट है, बाहर आया, q इंटू डी क्यू। इंटीग्रेशन अगर q का करते हैं जिसपे पावर 1 है, तो देखिए वर्क डन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेकर कैपिटल Q तक, 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाता है 2 बार में C है, ये हो जाता है 1 अपॉन में 2c क्यू स्क्वायर। ये वर्क डन की वैल्यू है जो बैटरी ने वर्क किया चार्ज को ट्रांसफ़र कराने के लिए। अब ये जो वर्क डन है वो इसके पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला ये हुआ। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, Q इक्वल्स टू, आप CV जानते हैं तो यहाँ पर CV रख देते हैं, इसका स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाती है दूसरी। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, 3 फॉर्मूले होते हैं। तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम C के जगह पे हम लिख सकते हैं Q अपॉन V, और यहाँ पर Q स्क्वायर, तो Q से Q कैंसिल, 1 अपॉन 2 CV, ये भी हमारा वर्क डन है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं पोटेंशियल एनर्जी के, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 फॉर्मूले हैं इसके। आगे देखते हैं चार्ज डेंसिटी। देखिए चार्ज डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो आपको पता है एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, इससे आप U से डिनोट करते हैं। एनर्जी की वैल्यू होगी हाफ CV स्क्वायर, और वॉल्यूम एरिया इंटू डिस्टेंस। ये हमारा प्लेट है, प्लेट एरिया A है और इनके बीच का सेपरेशन D है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा A इंटू D। देखिए C की जगह पे आप रख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और V की जगह पे आप जानते हैं V इज इक्वल्स टू E इंटू डी भी होता है। यहाँ पर V और ये V अलग है, ये वॉल्यूम है और ये पोटेंशियल है, ठीक है। ये जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं AD, और ये V इट्स अ पोटेंशियल। पोटेंशियल की जगह पे हम E इंटू डी लिख सकते हैं, नीचे में A इंटू डी। फाइनली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आ जाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि जो कैपेसिटर है उसकी एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो आपको ये आंसर याद रखना होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है ना। तो ये है, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं इस पर।